हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। इससे पहले वाली क्लास में हमने रेननकुलस फैमिली पढ़ी थी। तो रेननकुलस फैमिली के बारे में जो थोड़ा रह गया था वो पॉइंट क्या है वो देखो। वहाँ पे मैंने एक चीज़ बताई थी कि इसमें एक्स्ट्रोज टाइप के एंथर पाए जाते हैं। तो एक्स्ट्रोज मीन्स बाहर की ओर निकले हुए एंथर पाए जाते हैं। और ये जो एंथर होते हैं रेननकुलेसी फैमिली का एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि इनके जो एंथर्स होते हैं उन्हें हनी लीव्स भी कहते हैं या इनमें हनी लीव्स प्रेजेंट होती है। हनी लीव्स का मतलब ये नहीं है कि लीव्स के ऊपर हनी लगा हुआ है या हनी युक्त लीव्स होती है, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे इसमें ये माना जाता है, देखो रेननकुलेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हनी लीव्स की प्रेजेंस। तो हनी लीव्स एक्चुअल में एंथर का ही रूपांतरण होता है। मीन्स इसमें जो बाह्य चक्र के जो एंथर होते हैं या बाहर के जो एंथर्स होते हैं वो अपने आप को रूपांतरित कर लेते हैं और एक संग्रही या स्रावी संरचना का निर्माण कर लेते हैं। ये जो संग्रहण होता है वो कैसा होता है वो देखो। ये जो संग्रहण होता है वो नेक्टर ग्लैंड्स युक्त होता है। नेक्टर्स मीन्स जिसे कहते हैं मकरंद। तो मकरंद एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट शुगर से मिलकर बना हुआ लिक्विड होता है जो प्लांट्स के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। तो ये जो एंथर होते हैं बाहर वाले वही हनी लीव्स कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि उनमें नेक्टर ग्लैंड्स पाई जाती हैं या नेक्टर प्रेजेंट होता है। आज की हमारी फैमिली है ब्रैसिकेसी, क्रूसीफेरी। ब्रैसिकेसी या क्रूसीफेरी, इसे सरसों कुल भी कहा जाता है। सरसों कुल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर सरसों आती है, इसलिए इसे सरसों कुल भी कहा जाता है। और इसमें जो आने वाले मोस्टली जो प्लांट्स हैं उनकी जो मॉर्फोलॉजी होती है लगभग, पूरी तरह नहीं, लगभग सरसों के समान ही होती है, इसलिए इसे सरसों कुल कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इसके सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन की या सिस्टमेटिक पोजीशन की। डिवीज़न, सब डिवीज़न। तो डिवीज़न है इसमें एंजियोस्पर्मी, सब डिवीज़न है डाइकोटाइलिडन्स, क्लास है पॉलीपेटली, सीरीज़ है थैलेमोफ्लोरी, और देखो, अगर मैं इसके क्लासिफिकेशन की बात करूँ या सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करूँ या इसके वर्गीकरण की बात करूँ तो इसे डिवीज़न एंजियोस्पर्म के अंदर रखा गया है। क्यों? क्योंकि ये एक एंजियोस्पर्म होता है, इसलिए इसे एंजियोस्पर्म में रखा गया है। इट मीन्स इसका जो सीड होता है वो सीड कोट से आवृत होता है, इसलिए इसे एंजियोस्पर्म के अंदर रखा गया है। अब देखो सब डिवीज़न डाइकोटाइलिडन्स। अब देखो इसका सब डिवीज़न डाइकोटाइलिडन्स क्यों हुआ? क्योंकि ये एक डाइकोट प्लांट्स है, इसलिए इसे डाइकोटाइलिडन्स सब डिवीज़न में रखा गया है। अब देखो क्लास की बात करते हैं। क्लास इसको पॉलीपेटली में रखा गया है। पॉलीपेटली मीन्स 2 से ज़्यादा पेटल्स पाए जाते हैं। वो मीन्स जिसमें पेटल्स की संख्या, सेपल और पेटल आप जानते हो, तो पेटल्स
बहुत सारे होने के कारण इसे पॉलीपेटेली के अंदर रखा गया है। सीरीज़ है थैलेमोफ्लोरी, क्योंकि इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो पुष्प वृंत पे लगे हुए होते हैं। अब देखो ऑर्डर इसको पेराइटेल्स के अंदर रखा गया है और इसकी जो फैमिली है वो है ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी। तो ये तो बात हुई इसके सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं इसका नाम क्रूसीफेरी क्यों पड़ा। तो क्रूसीफेरी एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है क्रक्स या क्रूसिस। अगर मैं ब्रेसिकेसी की बात करूं या ब्रेसिकी की बात करूं या फिर सरसोकुल की बात करूं या फिर मैं क्रूसीफेरी की बात करती हूँ ना, तो इसे क्रूसीफेरी क्यों कहा गया। तो ये जो फैमिली है क्रूसीफेरी, इसका नाम एक लैटिन वर्ड पे पड़ा है। वो लैटिन वर्ड क्या है यहाँ पे, क्रक्स या क्रूसिस, जिसका अर्थ होता है स्वास्तिक समान कोरोला। तो इसके जो दलपत्र होते हैं, बाह्य दल जिन्हें हम कहते हैं कैलिक्स, और दलपुंज वो क्या होता है, कोरोला। तो इसके जो कोरोला होते हैं या इसके जो दलपुंज होते हैं वो स्वास्तिक के निशान के समान होते हैं, इसलिए इसे, या उनका जो विन्यास होता है वो स्वास्तिक के समान होता है, इसलिए इसे क्रूसीफेरी के अंदर रखा गया है। और ये क्रूसीफेरी वर्ड किससे ओरिजिनेट हुआ है, एक लैटिन वर्ड क्रक्स या क्रूसिस से हुआ है। अब इसके हैबिटेट की अगर मैं बात करूं, तो ये कॉस्मोपॉलिटन है, मीन्स या ओमनी प्रेजेंट है, मीन्स ये विश्वव्यापी है। इसको संसार में, मीन्स पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो ये हर जगह पाया जाता है। तो इसे कॉस्मोपॉलिटन या विश्वव्यापी भी कह सकते हैं इस वंश को। और इसके अलावा ये शीतोष्ण प्रदेशों में पाए जाते हैं, ट्रॉपिक क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं या शीतोष्ण प्रदेशों में पाए जाते हैं। अगर हम राजस्थान में भी बात करें तो इन्हें शीत ऋतु में ही बोया जाता है और ये शीतोष्ण ऋतु में पाए जाते हैं। अब देखो ये जो ब्रेसिकी फैमिली है इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, जैसे कि रेननकुलेसी का मैंने बताया कि उसमें हनी लीव्स प्रेजेंट होती है, उसी प्रकार से इस क्रूसीफेरी फैमिली का भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। वो क्या है, वो ये है कि इसकी सभी प्लांट्स में या इस फैमिली के सभी प्लांट्स में जो स्पेशल प्रकार की तीक्ष्ण गंध आती है वो इसमें पाए जाने वाले सल्फर के कारण आती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सरसों मूली में एक तीक्ष्ण ज्वलनशील गंध आती है वो किस कारण आती है, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही हो गया कि इस फैमिली के कुल में एक तीक्ष्ण गंध आती है या इस फैमिली के प्लांट्स में एक तीक्ष्ण गंध आती है। वो किस कारण आती है, वो सल्फर के कारण आती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि सल्फर के प्रेजेंस के कारण ब्रेसिकी या क्रूसीफेरी फैमिली के प्लांट्स में एक अलग ही तीक्ष्ण गंध आती है। तो अगर मैं बात करूँ इसमें स्टेम की, तो इसका स्टेम इरेक्ट होता है, बेलनाकार होता है, ठीक है, इरेक्ट होता है, बेलनाकार होता है। अब देखो इरेक्ट, बेलनाकार और रोमिल होता है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो पहले स्टेम से पहले मैं रूट की बात कर लेती हूँ। इसकी जो रूट होती है वो टैप रूट होती है, हमेशा ये ध्यान रखना, क्योंकि सरसों को डाइकोट के अंदर रखा जाता है, क्योंकि ये डाइकोट्स, इसमें 2 कोटाइलेडन्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए डाइकोट की श्रेणी में रखा जाता है। तो ये जो रूट होती है वो उसमें डाइकोट के समान ही रूट होती है, जिसे हम टैप रूट कहते हैं। तो इसमें टैप रूट पाई जाती है और उसके अलग अलग मॉडिफिकेशंस या रूपांतरण होते हैं, जैसे कि
रेसिनस में, या मैं यूँ बात करूँ कि मूली में, तो मूली में होती है नेपिफॉर्म। नेपिफॉर्म मीन्स यूँ होती है मूली, शंकु रूपी। तो आप मूली को देखो तो वो थोड़ी ऐसे दिखाई देती है। तो इस तरह मूली में जो मूली जिसे हम बोलते हैं, जिस पार्ट को हम खाते हैं, वो एक्चुअल में क्या है, इसमें रूट वाला पोर्शन है। तो देखो इसमें जो मूली होती है, मूली में रूट की अगर मैं बात करूँ तो नेपिफॉर्म में पाई जाती है। और अगर मैं शलगम में रूट की बात करूँ तो शलगम में पाई जाने वाली जो रूट होती है वो कैसी होती है, वो होती है फ्यूजिफॉर्म, जिसे कहते हैं हम शंकु तर्कुरूपी, ऐसी। तो इस तरह से इसमें रूट का मॉडिफिकेशंस पाया जाता है या मॉडिफिकेशन होता है। तो नेपिफॉर्म तो किसमें हुई, मूली के अंदर हुई, और शलगम में कैसे हुई, फ्यूजिफॉर्म होती है, जिसे हम तर्कुरूपी भी कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें स्टेम की। तो इसमें पाया जाने वाला स्टेम अत्यधिक हासित होता है। हासित कैसे होगा वो देखो, क्योंकि इसमें जो लीव्स लगी हुई होती है तो रूट वाला पोर्शन इसमें बड़ा होता है, स्टेम वाला पोर्शन थोड़ा हासित या रिड्यूस्ड होता है, और वो पत्तियां ऐसे दिखाई देती है जैसे कि वो डायरेक्ट ही रूट से निकल रही हो। ठीक है, तो इसमें अगर हम इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करें तो मॉर्फोलॉजी में इसका जो स्टेम होता है वो अत्यंत हासित होता है। हासित होने के कारण पत्तियां रूट से निकलती हुई दिखाई देती है, और इसका जो स्टेम होता है वो बेलनाकार होता है, जिसे हम सिलेंड्रिकल बोल सकते हैं, इरेक्ट होता है। इरेक्ट होता है, बेलनाकार होता है, और उसके अलावा रोमिल होता है। आप अगर मूली की जो स्टेम वाला पोर्शन है आप उसको टच करोगे तो थोड़ा रफली फील होता है। तो किसके कारण होता है, उस पर पाए जाने वाले रोम या हेयर्स के कारण वो थोड़ा हेयरी होता है या रोमिल प्रकार का होता है। इरेक्ट होता है इसका स्टेम, और ग्रीन कलर्ड होता है। अब मैं बात करूँ इसके अंदर लीव्स की, तो इसमें जो लीव्स का विन्यास होता है वो होता है अल्टरनेट टाइप का, जो होता है पिन्नेटली कंपाउंड होता है और अल्टरनेट टाइप का होता है। और इसमें जो लीव्स लगी हुई होती है वो स्टेम के रिड्यूस्ड होने के कारण अत्यधिक पास लगी हुई होती है, और नीचे की ओर ये झुकी हुई होती है। इन लीव्स के अंदर जो वेनेशन पाया जाता है वो होता है रेटिकुलेट वेनेशन, मीन्स इनमें जालिकावत विन्यास पाया जाता है। जो वेंस होती है वो जालिकावत होती है, और जालिकावत किन में होती है, डाइकोट्स में पाई जाती है। तो इसमें जो वेनेशन होता है वो जालिकावत या रेटिकुलेट पाया जाता है। और इनकी जो लीव्स होती है, इनकी लीव्स पे भी, जैसे कि मैं रेडिश या मूली की बात करूँ तो उस पर छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो भी थोड़ी रोमिल होती है। फिर हम बात करते हैं इसमें इन्फ्लोरेसेंस की या पुष्पक्रम की। तो इसमें जो पुष्पक्रम होता है तो इसमें रेशम और रेसिम इसमें पुष्पक्रम पाया जाता है। तो इसमें पुष्पक्रम कैसा होगा, रेसिमोस रेसिम, मीन्स बड़े वाले जो फ्लावर्स होंगे और जो पुराने होंगे वो नीचे की ओर होंगे, और नए बनने वाले फ्लावर्स ऊपर की ओर लगते जाएंगे। नीचे की ओर बड़े फ्लावर्स होंगे और ऊपर की ओर छोटे फ्लावर्स होंगे। तो इस तरह इस पैटर्न में ये लगे हुए होते हैं। एक होता है इनमें, इस फैमिली के कुछ प्लांट्स में कोरियम टाइप का भी इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। उसमें देखो क्या होता है कि उसमें जो फ्लावर्स होते हैं उन फ्लावर्स के पुष्प वृंत
बड़े होते हैं, या जो वो फ्लावर्स होते हैं उनके पेडिकल्स बड़े होते हैं। कैसे होते हैं वो देखो। तो इस प्रकार के पुष्प क्रम में जो फ्लावर्स लगे हुए होते हैं उनका विन्यास इस तरह से होता है। इट मीन्स इनमें जो पुष्प वृंत पाया जाता है वो काफ़ी लंबा पाया जाता है, जिसके कारण आधार की तरफ लगने वाले जो फ्लावर्स होते हैं वो ऊपर लगने वाले फ्लावर्स के एक ही तल में अरेंज होते हैं। इस तरह से ऊपर लगने वाले फ्लावर्स के जो पुष्पवृंत होते हैं वो छोटे होते हैं, और आधार की ओर लगने वाले फ्लावर्स के जो पुष्पवृंत होते हैं वो बड़े होते हैं। और इसमें स्पाइरल क्रम में फ्लावर्स लगे हुए होते हैं। तो ये तो बात हुई इसमें इन्फ्लोरेसेंस की। अब हम बात करते हैं इसमें फ्लावर की। तो इसका जो फ्लावर होता है वो कैसा होता है? एक्टिनोमॉर्फिक। तो अगर मैं सरसों के फ्लावर की बात करूं, या मोस्टली जो ब्रेसिकेसी फैमिली के अंदर जो मेंबर्स पाए जाते हैं या जो प्लांट्स पाए जाते हैं वो एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। मीन्स उन्हें किसी भी प्लेन से काटने पे वो दो समान भागों में विभाजित हो जाएंगे। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं इसमें जो जाइगोमॉर्फिक होते हैं। इट मीन्स उन्हें मदर एक्सिस से एक प्लेन में काटने पे वो सिर्फ एक ही भाग में विभाजित हो सकते हैं, या उसे एक ही तल से विभाजित कर सकते हैं, इसलिए उसे जाइगोमॉर्फिक कहते हैं। और एक्टिनोमॉर्फिक हम किसी भी तल से काटेंगे तो वो बराबर समान भागों में विभाजित होगा। इसका जो फ्लावर होता है वो उभयलिंगी प्रकार का होता है। उभयलिंगी मीन्स उसमें मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों इसमें पाई जाएंगी, इसलिए ये उभयलिंगी होता है। और इसका जो फ्लावर होता है वो हाइपोगाइनस होता है। मीन्स उसमें जो ओवरी होती है वो सुपीरियर होती है, इसलिए उसे हाइपोगाइनस कंडीशन भी कहते हैं। और इसका जो फ्लावर होता है उसमें सहपत्रिकाएं भी लगी हुई होती है। अब देखो, अब मैं बात करती हूँ उसमें एंड्रोशियम की। तो अगर मैं एंड्रोशियम की बात कर रही हूँ, इट मीन्स उसमें मैं मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ, जो क्या हो गए यहाँ पे एंथर। तो इसमें जो एंथर होते हैं वो कितने होते हैं? 6। तो इसमें पाए जाने वाले एंथर 6 होंगे। और वो किस क्रम में होंगे? इस क्रम में। वो क्यों होंगे वो मैं अभी बताऊंगी। तो इसे कहते हैं टेट्राडाइनेमस कंडीशन इसे कहेंगे। वो कैसे कहेंगे? पहले तो ये चीज़ समझो कि इसमें जो एंथर होते हैं वो स्पाइरल क्रम में लगे हुए होते हैं। इसमें जो एंथर होते हैं वो बेसिफिक्स्ड होते हैं। बेसिफिक्स्ड मीन्स वो आधार की तरफ से सारे एंथर एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। और ये जो एंथर होते हैं वो इंट्रोस टाइप के होते हैं। मीन्स वो ओवेरी की ओर झुके हुए होते हैं, या मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो वो फ्लावर के अंदर की ओर झुके हुए होते हैं। इट मीन्स वो इंट्रोस टाइप के होते हैं, बेसिफिक्स्ड होते हैं। उसके अलावा ये डाइथिकस होती है। मीन्स उनमें जो लोब होंगे जिन्हें हम कहते हैं परागकोष्ठ, तो इनमें जो परागकोष्ठ होंगे वो 2 होंगे। इट मीन्स ये डाइथिकस स्ट्रक्चर होती है। और ये जो एंथर होते हैं इनकी संख्या 6 होती है, जो 2 और 4 के क्रम में लगी हुई होती है। तो 2 और 4 के क्रम में कैसे लगी हुई होगी वो देखो। टेट्राडाइनेमस कंडीशन क्या होगी? टेट्राडाइनेमस कंडीशन वो होगी कि जिसमें 2 चक्रों में फ्लावर्स लगे हुए होंगे। तो डायनेमस कंडीशन तो ये हो गई। अब देखो, टेट्रा मीन्स 4, डायनेमस मीन्स 2, ठीक है। तो इसमें 2 + 4 के विन्यास में इसमें एंथर लगे हुए होंगे। वो कैसे होंगे? देखो, ये जो एंथर हो गए तो इसमें पहले चक्र में लगने वाले फ्लावर्स या बाहर की ओर लगने वाले एंथर इसमें
छोटे होंगे और 2 होंगे, और अंदर की ओर लगने वाले या ओवरी के जो पास में जो एंथर लगते हैं पहले चक्र में, वो वाले बड़े होंगे और 4 होंगे, और उनके बाहर की ओर छोटे 2 एंथर होंगे। समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रही हूँ? कि ये जो 4 एंथर होते हैं वो ओवरी के एकदम क्लोजली अरेंज होते हैं। मैं यूँ कहूँ कि 2 चक्रों में इसमें एंथर लगे हुए होते हैं, बाहर की ओर 2 छोटे और अंदर की ओर 4 बड़े एंथर इस क्रम में लगे हुए होते हैं। तो ये तो हुई इसके एंड्रोशियम की बात। इसमें जो एंथर पाए जाते हैं उन एंथर में नेक्टर पाया जाता है, जिसके कारण वो पॉलिनेशन के प्रोसेस के लिए कीटों को आकर्षित करने का कार्य करते हैं। तो नेक्टर मीन्स उनमें मकरंद युक्त इनके एंथर पाए जाते हैं। अब मैं इसमें बात करती हूँ गाइनोशियम की, जिसे हम कहते हैं जायांग। तो इसमें बाइकार्पिलरी कंडीशन होती है, मीन्स इसमें 2 ओवरीज होंगी या 2 कार्पल मैं बोल सकती हूँ। तो इसमें बाइकार्पिलरी कंडीशन होती है, इसमें 2 कार्पल्स पाए जाते हैं, और ये जो बाइकार्पिलरी स्ट्रक्चर होती है इसे सिनकार्पस भी कहते हैं। और क्योंकि इसमें बाइकार्पिलरी है उसके साथ ही सिनकार्पस कंडीशन भी होती है। सिनकार्पस कंडीशन क्या होगी कि इसमें जो ओवरीज होती हैं, या मैं कार्पल की बात करूँ, 2 जो कार्पल होती है वो एक दूसरे से जुड़ जाती है और संयुक्त होके या फ्यूज़ होके एक कॉमन ओवरी का निर्माण कर लेती है। तो इसलिए इसे सिनकार्पस कहेंगे। भाई ओवरी कार्पल की संख्या तो इसमें 2 ही है, लेकिन वो एक दूसरे से जुड़ जाती है, और आधार से जुड़ने के बाद में वो कौन सी कंडीशन हो गई? सिनकार्पस कंडीशन हो गई, और यूनिलोक्यूलर होती है। यूनिलोक्यूलर मीन्स ये जो दोनों इसमें कार्पल होती है वो इस तरह से अरेंज हो जाती है कि जब हम उनका टीएस लेते हैं तो हम उससे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते इजीली कि यहाँ पे एक कार्पल था या 2। तो इस तरह से ये थोड़ा आभासी पट्टयुक्त भी होती है। अगर हम इसके ओवरी की टीएस लेते हैं तो वो ऐसे दिखाई देती है। वो ऐसे दिखाई क्यों देती है? क्योंकि इसमें जो बीच में ये झिल्लीनुमा पार्ट होता है ये आभासी पट होता है, जिसके कारण ये आभासी द्विपालित दिखाई देती है, लेकिन ये होती एक्चुअल में यूनिलोक्यूलर ही है, एक कोष्ठकीय ही होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनमें 2 कार्पल जुड़ के फ्यूज होकर सिनकार्पस या संयुक्तांडपीय संरचना का इसमें निर्माण कर लिया था, इसलिए ये ऐसी कंडीशन इसमें देखने को मिलती है। इसके जो स्टिग्मा वाला पार्ट होता है वो द्विपालित होता है, यूं, क्योंकि मैंने कहा कि 2 ओवरीज मिल के या 2 कार्पल फ्यूज होके संयुक्तांडपीय संरचना या सिनकार्पस कंडीशन बनाते हैं, लेकिन जो इनका ऊपर वाला भाग होता है जिसे स्टिग्मा कहते हैं वो द्विपालित होता है, और ये बेसिफिक्स्ड होते हैं। बेसिफिक्स्ड हम एंथर को कहेंगे, यहाँ पे हम सिनकार्पस कंडीशन इसको बोल सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ इसमें कैलिक्स और कोरोला की। इसमें जो कैलिक्स होते हैं वो कैलिक्स 4 होते हैं, या इनमें जो सेपल्स होते हैं वो सेपल्स 4 होते हैं, और वो एक दूसरे से वेलवेट अरेंज में लगे हुए होते हैं, 2-2 के चक्र में लगे हुए होते हैं। तो इनमें जो कैलिक्स होंगे वो 2+2 के विन्यास में लगे हुए होंगे। इट मीन्स अग्रभाग में 2 बड़े कैलिक्स या सेपल होंगे। मीन्स फ्लावर चक्र की अगर मैं बात करूँ तो अग्रभाग में 2 बड़े सेपल होंगे और पश्च भाग में 2 छोटे सेपल होंगे। इस तरह 2+2 के विन्यास में इसमें कैलिक्स लगे हुए होते हैं। इसमें जो कोरोला होते हैं उनकी नंबर 4 होती है। मीन्स इसमें जो पेटल्स होंगे वो 4 होंगे, और वो पेटल्स कैसे होते हैं? इसमें कलर्ड पेटल्स होते हैं, और वो एक ही चक्र में लगे हुए होते हैं, और उनका जो विन्यास होता है वो वेलवेट होता है। मीन्स हम देखेंगे तो वो थोड़ा क्रोशित दिखाई देता है। वो कैसे दिखाई देगा कि एक पूरी तरह बाहर, एक पूरी तरह अंदर, या मैं यूँ कहूँ वेलवेट मीन्स कोरस्पर्शी विन्यास हम बोल सकते हैं। मीन्स एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा क्रॉस करके ये लगे हुए रहते हैं, जिसमें मैंने अरेंजमेंट इसमें आपको बता दिया है। और ये कलर्ड होते हैं, और इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है, और ये सेपल्स के अंदर की तरफ पाया जाने वाला चक्र शो करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। अब मैं बात करूँ इसमें फ्रूट की,
तो इसमें जो फ्रूट है वो सिलिकुआ होता है। सिलिकुआ फ्रूट जिसे स्फूटी फ्रूट या फल भी कहते हैं। स्फूटी फ्रूट कैसे होंगे कि वो सूखने पे अपने आप से फट के उसमें से सीड्स बाहर आ जाते हैं। मीन्स अगर हम उनको हल्का सा भी प्रेस कर दें या दबा दें तो उसकी जो फली होती है वो खुल के और उसके बीज बाहर आ जाते हैं। तो इसमें जो फ्रूट होता है वो सिलिकुआ होता है। और ये सिलिकुआ किसे कहते हैं कि एक प्रकार का शुष्क या ड्राई फ्रूट होता है, शुष्क फल होता है जो ज़्यादा गर्मी पड़ने पे अपने आप ही खुल जाता है। उसके अलावा इसमें बाहर की ओर जो कवरिंग होती है इनके सीड्स के बाहर की ओर, या ये जो फ्रूट होता है इसकी भित्ती पतली होती है और थोड़ी ट्रांसपेरेंट होती है। तो पतली झिल्ली में संरचना में इसका फ्रूट बंद या एनक्लोज होता है। ये तो बात हुई इसमें फ्रूट की। अब मैं अगर इसमें पॉलिनेशन की बात करूं तो इसमें होने वाला पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन होता है, स्वपरागण होता है। उसके अलावा कीटों के द्वारा भी इसमें पॉलिनेशन देखने को मिलता है। तो और अगर मैं इसमें फ्लोरल फॉर्मूला की बात करूं तो इसमें जो पाया जाने वाला फ्लोरल फॉर्मूला है, क्योंकि ये ई ब्रैकेटेड है तो इसे ई ब्रैकेटेड को EBR से शो करेंगे। देन उसके बाद में ये है एक्टिनोमॉर्फिक, मीन्स इसे किसी भी तल में, मैं यहाँ पे फ्लोरल फॉर्मूला मैं यहाँ पे जो फ्लोरल फॉर्मूला बना रही हूँ ये मैं यहाँ पे क्रूसीफेरिका या ब्रेसिकी का बना रही हूँ। अल्टीमेटली मैं यहाँ पे सरसों का फ्लोरल फॉर्मूला बना रही हूँ। तो इसमें ये क्योंकि ये ई ब्रैकेटेड होते हैं इसलिए इसे ई ब्रैकेटेड EBR से शो किया है। क्योंकि ये एक्टिनोमॉर्फिक होता है तो इसे इस सिंबल के द्वारा शो किया है मैंने। और ये उभयलिंगी होता है इसलिए इसे मैंने इस सिंबल से शो किया है। देन इसमें जो कैलिक्स होते हैं जिन्हें मैं सेपल्स कह सकती हूँ तो 2+2 के विन्यास में होते हैं। इनमें जो कोरोला होते हैं जो कलर्ड होते हैं और कैलिक्स के अंदर की ओर पाए जाते हैं वो 4 होते हैं। और इनमें जो एंड्रोशियम या एंथर होते हैं वो कैसे होते हैं 2+4 के विन्यास में होते हैं। हाँ, इनमें जो गाइनोशियम होती है इनमें जो गाइनोशियम होती है वो रह गया था। इनमें जो गाइनोशियम होता है वो हाइपोगाइनस होता है। हाइपोगाइनस मीन्स ओवरीज में सुपीरियर कंडीशन में होगी। तो इसमें गाइनोशियम हाइपोगाइनस होता है, बाइकार्पलरी होगा और सिनकार्पस होगी। तो इसको मैं ऐसे शो कर सकती हूँ। तो ये जो G इस सिंबल के ऊपर आ रहा है इट मीन्स ओवरी इसमें सुपीरियर होगी, हाइपोगाइनस कंडीशन को शो कर रही है। और इसमें ओवरीज की संख्या 2 होती है या कार्पल की संख्या 2 होती है। और ये ब्रैकेट का मतलब है इसमें वो दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई संरचना होती है। मीन्स ये सिनकार्पस कंडीशन को यहाँ पे दर्शा रहा है। इस तरह से आपके ब्रेसिकी या क्रूसीफेरी फैमिली ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट फैमिली शुरू करूँगी। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।